नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 7 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। इसमें हम बहुत से टॉपिक्स जो हैं अपनी पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। आप उन्हें जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज हम इसका 1.8 टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम संप्रेक्षण का उपागम इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में 40 के दशक से वाक्य संरचना पर आधारित उपागम अपनाए गए। सामाजिक संदर्भ से कटे वाक्यों का अर्जन अधिक आकर्षक नहीं लगा। 60 के दशक में भाषा शिक्षाविदों ने प्रयोजनपरक भाषा शिक्षण का उपागम अपनाया। उस समय इंग्लिश फॉर स्पेसिफिकल पर्पसेस के नाम से वैज्ञानिकों के लिए जो है अंग्रेजी पाठ्यक्रम, वाणिज्य व्यापार के लिए अंग्रेजी पाठ्यक्रम आदि विशिष्ट प्रयोजनों वाले पाठ्यक्रम का सिलसिला शुरू हुआ। इन दोनों ही उपागमों में भाषा की उपलब्धि का स्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि अध्येता का ध्यान रचना या प्रयोजन पर केंद्रित हो जाता है और वह भाषा में सहज संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। इसलिए 8वें दशक में संप्रेषण परक भाषा शिक्षण का जो है परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया? सबसे पहले तो संप्रेषण का उपागम क्या होता है उसके बारे में बताया गया। संप्रेषण का सीधा मतलब समझे तो वो होता है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और उनकी बात को समझना, यानी कि बातचीत करना। और उपागम कहते हैं तरीके को। तो इसमें हमें ये देखेंगे कि अपनी बात को पहुंचाने के तरीके कौन कौन से थे। तो जब बात करें 40 के दशक की, तो इस समय बच्चों को भाषा सिखाने के लिए केवल वाक्यों की बनावट जो है वो रटवाई जाती थी। जैसे कि राम आम खाता है, तो ऐसे वाक्य की बनावट बच्चों को समझाते थे 40 के दशक में। लेकिन इस वाक्य का असली जिंदगी से जो है कोई लेना देना नहीं होता था। अब आप ही सोचो, बिना किसी ज़रूरत के सिर्फ वाक्य रटने में किसी को क्या ही मज़ा आएगा। इसीलिए ये जो तरीका था वो बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर 60 के दशक में क्या हुआ, लोगों ने ये सोचा कि भाषा को किसी खास काम के लिए सिखाया जाए। इसे उन्होंने क्या नाम दिया? इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। इसका मतलब था कि वैज्ञानिकों के लिए अलग तरह की अंग्रेजी का कोर्स बनाया गया और व्यापार या बिजनेस करने वालों के लिए जो है एक अलग तरह का कोर्स बनाया गया। फिर क्या हुआ, इन दोनों तरीकों से भी बच्चे जो है वो अच्छी तरह भाषा सीख पाए। क्योंकि जब बच्चे पहला तरीका पढ़ते थे तो क्या होता था, उनका पूरा ध्यान सिर्फ वाक्यों को सही सही लिखने पर रहता था। और जब बच्चे दूसरी तरह से भाषा सीखने लगे तो उनका सारा ध्यान जो था वो उनके काम यानी कि प्रयोजन पर रहता था। वह खुलकर और आसानी से जो है अपनी बातचीत करना सीख ही नहीं पाए। तो ये जो दोनों ही तरीके थे, ये दोनों जो है यहाँ पर सफल होते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। फिर 1970 के दशक में क्या हुआ, एक नया तरीका अपनाया गया जिसे हम संप्रेषण परक भाषा शिक्षण कहते हैं। इसका मकसद था कि बच्चों को आपस में बातचीत करना सिखाना। आगे देखो, संप्रेषण परक शिक्षा का उपागम यह मानकर चलता है कि भाषा मूलतः संप्रेषण की वस्तु है। इस कारण भाषा का उचित रूप से जो है अर्जन तभी होता है जब संप्रेषण द्वारा सहज संप्रेषण के लिए भाषा सिखाई जाए। सवाल यह उठता है कि संप्रेषण द्वारा सीखने का तात्पर्य क्या है? बेमेल वाक्य साँचे रचने में सार्थकता नहीं आती, क्योंकि संदर्भ से कटा कोई वाक्य बोध की परिधि में नहीं आता। संदर्भ में भाषा के संप्रेषण के कुछ प्रयोजन होते हैं। हम दुकान में मोल भाव के प्रयोजन से बातचीत करते हैं। अध्यापक छात्रों से सही व्यवहार समझने के उद्देश्य से बात करते हैं। रेलगाड़ी के पास बैठ अपरिचित व्यक्ति से आज बड़ी गर्मी है कहने का उद्देश्य है परिचय बढ़ाना। और दोस्त से यह साड़ी कहाँ से ली पूछने का प्रयोजन है तारीफ करना। तो यहाँ पे हमें समझाया गया कि ये जो नया तरीका यानी कि उपागम था, उनका मानना ये था कि भाषा का असली काम है बातचीत करना। हम भाषा को तभी अच्छे से सीख सकते हैं जब उसको हम अपना सकते हैं। जब हम उसका इस्तेमाल जो है वो रोज़मर्रा की बातचीत में करेंगे, तभी हम भाषा को अच्छी तरीके से अपना पाएंगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि बातचीत द्वारा भाषा सीखने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बिना सोचे समझे उल्टे सीधे वाक्य जो है वो रटने नहीं हैं।
जब तक हमें ये ना पता हो कि कोई बात कहाँ और किस माहौल में बोलनी है, तब तक उस बात का कोई भी मतलब समझ में नहीं आता है। हम जब भी किसी माहौल में बात करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। फिर यहाँ उदाहरण दिए गए, जैसे यहाँ एक दुकान का उदाहरण दिया गया कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वहाँ मकसद क्या होता है, हमारा सामान का भाव कम कराना या फिर मोल भाव करना। तो ये जो है, हम वहाँ जाकर पढ़ाई की बातें नहीं करते, तो इसीलिए दुकान पर जाने के लिए एक अलग मकसद से जो है हम बात करते हैं। फिर स्कूल का उदाहरण दिया गया कि क्लास में टीचर जब आपसे बात करता है तो उनका मकसद क्या होता है, आपको अच्छी बातें और सही व्यवहार सिखाना। ट्रेन के उदाहरण से बताया गया कि जब आप किसी अनजान व्यक्ति से ऐसे ही पूछ लेते हो कि आज गर्मी कितनी है ना, तो वहाँ पर आपका असली मकसद क्या होता है, अनजान व्यक्ति से बातचीत करके अपना परिचय बढ़ाना। और जब हम अपने किसी फ्रेंड को कहते हैं कि ये साड़ी तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, ये तुमने कहाँ से ली, तो वहाँ पर हमारा मकसद क्या है, उस कपड़े की जो है तारीफ करना। तो इस तरह हर बातचीत के पीछे जो है एक खास वजह होती है, यहाँ पर ये बताया गया। ऐसे हर संप्रेषण की स्थिति का अपना एक गठन होता है। जैसे मोल भाव की स्थिति में दाम ज़्यादा है, नहीं एक दाम है, कुछ कम करो, नहीं पूरा नहीं पड़ता, आदि उक्तियां जो है विवृत होती है। भाषा शिक्षण यह कोशिश करता है कि ऐसे संप्रेषण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अध्यापक परिवेश का निर्माण करे और परिवेश के अनुरूप उक्तियां बोलने का जो है अभ्यास कराए। इसी को हम संप्रेषण परक भाषा शिक्षण कहते हैं। ये उपागम भाषा अर्जन में सहजता और स्वाभाविकता लाने की जो है कोशिश करता है, जो हर संप्रेषण की स्थिति का जो है सहज गुण है। अब यहाँ पे बताया गया कि हर एक बातचीत का जो है अपना एक खास तरीका होता है, जैसा माहौल होगा वैसे ही हमें शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। इसे उदाहरण से समझो। मान लो कि आप जो है गोलगप्पे खाने गए हो, अब वहाँ आप किस तरह की बातें करोगे, वहाँ पे आप यही तो कहोगे ना कि भैया दाम बहुत ज़्यादा है, तो गोलगप्पे वाला क्या कहेगा, नहीं हमारा तो एक ही दाम है। फिर आप उसे क्या कहोगे, थोड़ा तो कम कर लो। फिर गोलगप्पे वाला कहेगा नहीं इतने में हमें नहीं पड़ता। तो इस तरीके से क्या होता है, आपने यहाँ पर क्या किया, गोलगप्पे की दुकान के माहौल के हिसाब से जो है बात की और उसी तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया। तो एक भाषा सिखाने वाले टीचर का काम यही होता है कि वो क्लास में ऐसा माहौल बनाए जहाँ बच्चा अपनी असली ज़रूरतों के हिसाब से बात कर सके। टीचर बच्चों को अलग अलग माहौल देकर वहाँ पर होने वाली बातों का अभ्यास कराए। इस पूरे तरीके को हम संप्रेषण परक भाषा शिक्षण कहते हैं। इस तरीके का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे बच्चे जो हैं वो बहुत ही आसान और नेचुरल तरीके से जो है भाषा सीखते हैं, क्योंकि खुलकर बात करना ही जो है बातचीत का असली गुण माना जाता है। आगे देखें, अब हम इस यूनिट का जो है सारांश देखते हैं। इसके सारांश में हमें बताया गया भाषा संप्रेषण का साधन है, अर्थात दो व्यक्ति भाषा के माध्यम से विचारों का जो है आदान प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति माइक का इस्तेमाल करता है तो संप्रेषण का क्षेत्र बढ़ जाता है। जब व्यक्ति लेखन का उपयोग करता है तो उसका पाठक वर्ग क्षेत्र और काल की दृष्टि से विस्तृत हो जाता है। इस तरह विज्ञान में उन्नति और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संप्रेषण का जो है विस्तार होता गया। तो यहाँ पर हमें ये समझाया कि संप्रेषण का सीधा मतलब है अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना और उनकी बात को समझना, यानी कि विचारों का लेन देन करना। और अगर इसका सबसे बड़ा जरिया देखें तो वो है हमारी भाषा। जब दो लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उस समय वो एक भाषा का ही इस्तेमाल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है और नई नई टेक्नोलॉजी आई है हमारे सामने, और हमारी बातचीत करने और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का जो तरीका है वो भी अब आज के समय में विज्ञान की मदद से बहुत बड़ा हो गया है और बहुत अधिक क्षेत्र तक जो है ये फैल गया है। हम जिन माध्यमों से संप्रेषण करते हैं उन्हें संचार साधन कहते हैं, और वह संप्रेषण भी आधुनिक संदर्भ में संचार कहा जाता है। यह रोचक तथ्य है कि अंग्रेजी में संप्रेषण संचार दोनों के लिए एक ही शब्द है, कम्युनिकेशन। हिंदी में भाषिक व्यापार संप्रेषण है। संप्रेषण के साधनों के संदर्भ में भौतिक संदेश संप्रेषण संचार है।
तो हम जिन चीज़ों का या जिन तरीकों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। और आज के ज़माने में जो है इस तरह बात पहुंचाने को ही संचार कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि संप्रेषण और संचार इन दोनों के लिए ही हिंदी इंग्लिश में हमें एक ही शब्द देखने को मिलता है, वो है कम्युनिकेशन। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में जो है इन दोनों के बीच एक छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है वो देखते हैं। संप्रेषण क्या है, जब हम बोलकर या लिखकर भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपस में बातचीत करते हैं तो उसे हिंदी में भाषिक व्यापार या संप्रेषण कहते हैं। और संचार क्या है, जब हम इन बातों को किसी साधन के जरिए, जैसे कि फ़ोन से, चिट्ठी से या कंप्यूटर से, इन साधनों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह संदेश के रूप में भेजते हैं तो उसे जो है संचार कहा जाता है। आगे देखो, संप्रेषण के 3 पक्ष हैं। संप्रेषित करने वाला, वक्ता या लेखक, फिर संदेश जो संप्रेषित किया जाता है, और संदेश ग्रहण करने वाला यानी कि श्रोता या पाठक। भाषा की दृष्टि से संदेश की संप्रेषणीयता का सवाल आता है। उस दृष्टि से भाषा एक कोड है, अर्थ की वाहिका है। अगर कोड त्रुटिपूर्ण हो तो संदेश संप्रेषित नहीं होगा। इस कारण शुद्ध उच्चारण, सही लेखन, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, व्याकरण सम्मत वाक्यों की रचना संप्रेषण के लिए आवश्यक है। यह संप्रेषण का भाषा वैज्ञानिक पक्ष है। अब यहाँ हमें बताया कि किसी भी संप्रेषण को पूरा करने के लिए जो है हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला तो है संप्रेषण भेजने वाला, यानी जो बात कह रहा है या फिर लिख रहा है। जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, तो मैं हो गई संदेश भेजने वाली। दूसरा पक्ष होता है संदेश, यानी कि वो बात या वो जानकारी जो मुझे आप तक पहुंचानी है। और तीसरा पक्ष है संदेश को पाने वाला, यानी कि श्रोता या पाठक। जैसे आप इस समय क्या कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो आप हुए यहाँ पे तीसरे पक्ष। तो जब हम भाषा के जरिए कोई बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या हमारी बात सामने वाले को समझ आ रही है या नहीं। इस काम के लिए भाषा एक कोड की तरह काम करती है जो हमारी बात के मतलब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अब आप ये सोचो कि अगर इस कोड में कोई खराबी या गलती हो जाए तो क्या संदेश जो है वो सही तरीके से पहुंच पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए अपनी बात को दूसरे तक सही पहुंचाने के लिए भी जो है वो कुछ बातें ज़रूरी है। पहला तो ये कि जो भी हम बोल रहे हो वो साफ हो बिल्कुल, और या फिर अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारी लिखावट अच्छी होनी चाहिए और उसमें जो है शुद्धियाँ होनी चाहिए, गलत वर्तनी का इस्तेमाल ना हो। हमें सही और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारे वाक्य जो हैं वो नियम के अनुसार सही होने चाहिए। तो अगर हम इन नियमों का पालन करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमारी बात आसानी से समझ पाएगा। और बातचीत के इसी नियम और तरीके को हम संप्रेषण की भाषा में जो है भाषा वैज्ञानिक पक्ष कहते हैं। भाषिक संप्रेषण में दोनों पक्षों में परस्परता का प्रमुख लक्षण है। इस कारण वक्ता और श्रोता यह सुनिश्चित करते हैं कि संदेश उचित ढंग से जो है संप्रेषित हो रहा है या नहीं। संप्रेषण को साधना एक अनिवार्य कौशल है जिसकी झलक संप्रेषण की स्थितियों में जो है देखी जा सकती है। संप्रेषण के औपचारिक संदर्भ हैं जैसे पत्र लेखन, भाषण, साक्षात्कार, कार्यालय की बैठक आदि। उन संदर्भों में विचारों के संप्रेषण को औपचारिक रूप में जो है निश्चित किया गया है। जैसे पत्र लेखन में संबोधन, विषय प्रवर्तन, स्वलेखन, भेजने वाले का पता आदि। लेखन को संदेश की दृष्टि से सुनिश्चितता प्रदान करते हैं। इस तरह विविध विधाओं की भाषा, शब्दावली, अभिव्यक्तियों आदि विधागत भाषिक अभिलक्षण हैं जो संप्रेषणीयता जो है सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि जब हम भाषा के जरिए बातचीत करते हैं तो इसका जो सबसे बड़ा गुण होता है वो है परस्परता। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जुड़ाव होना। बातचीत जो है वो तभी पूरी मानी जाएगी जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों आपस में एक दूसरे की बात पर ध्यान दें। दोनों को यह पक्का करना होता है कि जो बात कही जा रही है वो सही तरीके से सामने वाले तक पहुंच रही है या फिर नहीं। तो अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने रखना जो है ये बहुत ही ज़रूरी कौशल है। अलग अलग मौक़ों पर इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। जब हम किसी ऑफिशियल या औपचारिक माहौल जैसे कि स्कूल और ऑफिस में बात करते हैं तो वहाँ पर विचारों को रखने का जो तरीका है
वो थोड़ा अलग होता है और वो पहले से तय होता है। जैसे अगर हमें पत्र लिखना हो या फिर स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना हो या ऑफिस की मीटिंग करनी हो, तो इन सब जगह जो है इस खास तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी जगहों पर जो बात है वो बिल्कुल ही साफ और नियमों के साथ होनी चाहिए। जैसे जब हम पत्र लिखते हैं तो भेजने वाले का पता उसमें लिखा हो, ठीक है, सही तरीके से बात लिखी हो और अपने दस्तखत भी जो है वहाँ पर होने ज़रूरी हो। इससे जो हमारा संदेश है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। इसी तरह अलग अलग तरह के कामों के लिए जो है अलग अलग तरह की भाषा और शब्द होते हैं, साथ ही उन्हें बोलने का खास तरीका भी होता है। इन्हें हम भाषा के खास लक्षण कहते हैं, जो हमारी बात को क्या करते हैं और ज़्यादा असरदार बनाते हैं। आगे देखो, संप्रेषण का संदर्भ भौतिक साधनों से है। आधुनिक युग में दूर संचार, उपग्रह संचार, इंटरनेट आदि साधन विकसित हुए हैं, जिसने संप्रेषण के नए आयाम खुले हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक नया संप्रेषण है जिसे विश्व भर के विद्वान जो है वो पूरी परस्परता के साथ विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं। यह भौतिक संप्रेषण के कारण ही जो है संभव हुआ है। जनसंचार उदार अनुवाद को प्रक्रिया से बना शब्द है। वास्तव में यह संप्रेषण का एक नया आयाम है जिसमें पूरा समाज संदेश देने और लेने का काम करता है। रेडियो, पत्रकारिता, टेलीविज़न आदि में परस्परता के अभाव में भी लोगों की व्यापक प्रतिभागिता रहती है। जैसे संचार साधनों के विकास के कारण इसमें परस्परता भी बढ़ी है। जनसंचार ने इस बदलती परिस्थिति में कई नई विधाओं को जो है जन्म दिया है। जनसंचार के साधन केवल सूचनाओं का ही प्रसारण नहीं करते, बल्कि वैचारिक धरातल पर भी जो है समाज दूसरे समाजों को अपने संदेश से प्रभावित कर सकते हैं। इसे लोग संस्कृति पर प्रभाव के रूप में देखते हैं और इसकी उपादेयता या अवांछनीयता के बारे में जो है चिंतनशील है। अब यहाँ पर हमें बताया गया कि संचार का सीधा संबंध जो है वो मशीनों या भौतिक साधनों से होता है। आज के ज़माने में जो है हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, सैटेलाइट है, इंटरनेट है। इन सब ने क्या किया, हमारी बातचीत के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है और बातचीत के नए नए तरीके हमारे सामने खोले हैं, जैसे कि वीडियो कॉल या ऑनलाइन क्लास। आज इंटरनेट की मदद से क्या है, हम अलग अलग कोनों में बैठकर बड़े बड़े विद्वानों या लोगों के साथ मिलकर स्क्रीन पर बातचीत कर सकते हैं। वह ऐसे चर्चा करते हैं जैसे कि सब जो है वो एक ही कमरे में बैठे हो, और ये सब जो है भौतिक साधनों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अब अगर जनसंचार की बात करें तो ये जो शब्द है ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है। इसका मतलब होता है एक ही समय में बहुत सारे लोग या फिर पूरे समाज तक अपनी बात पहुंचाना। इसमें पूरा समाज जो है वो एक साथ संदेश लेने का काम करता है। जनसंचार के माध्यम में हम रेडियो, अखबार और टीवी इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। आगे ये जो जनसंचार के माध्यम है ये सिर्फ हमें खबरें या सूचनाएं नहीं देते, बल्कि ये हमारे सोचने के तरीके इसको भी बदलते हैं और एक देश या समाज को टीवी प्रोग्राम या फिर संदेश दूसरे देश के लोगों की सोच और उनके रहन सहन को भी जो है प्रभावित करते हैं। इसे लोग संस्कृति पर प्रभाव कहते हैं। आज बहुत से लोग जो है इस बात को लेकर सोच विचार कर रहे हैं और चिंता में हैं कि जो बदलाव है ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक ये हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।